नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं घटना चक्र साइंस के एमसीक्यू लेकर आ गया हूँ। घटना चक्र के साइंस के एमसीक्यू हैं ये फिजिक्स का। घटना चक्र साइंस में स्पेसिफिक रूप से बोले तो फिजिक्स का है। इससे पहले मैंने फिजिक्स के और बायो के एमसीक्यू काफ़ी सारे बनाए हैं। फिजिक्स में तो साउंड और लाइट जैसे चैप्टर्स के भी मैंने बना दिए एमसीक्यू। आप उनको जाके ज़रूर देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इनसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। बायो के भी मैंने ऑलमोस्ट 4 से 5 चैप्टर्स के क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक। और हिस्ट्री में एंशिएंट और मॉडर्न, इसके एमसीक्यू अभी चल रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं चैनल में। तो हर प्लेलिस्ट में, हर वीडियो में मिनिमम 50 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं इंक्लूड करता हूँ। कोशिश करते हैं 25 मिनट में 50 क्वेश्चन करीब हम कर लें, ठीक। तो पढ़ने की स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए? 8 घंटे की पढ़ाई मिनिमम, उसमें 6 घंटे पढ़ाई, 1 घंटे रिवीजन, 1 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसीलिए रोज़ आधे घंटे का क्वेश्चन का मैं एक वीडियो बनाता हूँ, आप उनको जाकर ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है चालकता। इससे पहले का मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए, आप इनको जाके देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अतिचालकता का लक्षण है तो शून्य परागम्यता। अतिचालक में शून्य परागम्यता होती है, और परागम्यता को म्यू, ग्रीक वर्ड होता है, म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, म्यू से। विद्युत चुंबकत्व के संदर्भ में परागम्यता किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने में उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा बताता है। चुंबकीय क्षेत्र जो हम स्थापित करेंगे ना, तो वो पदार्थ कितनी सहायक होती है, इसको दर्शाता है। तो शून्य परागम्यता होती है अतिचालक की। दूसरा है, अतिचालक किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो। तो अभी जो हम सुपर कंडक्टर यूज करते हैं ना, अतिचालक सुपर कंडक्टर, उसको -273 डिग्री सी पर हमें मैनेज करना पड़ता है। -273। अगर सुपर कंडक्टर जैसे नॉर्मल हमारे घरों में जो बिजली के तार यूज किए जाते हैं, सामान्य तापमान पर काम करने लग जाए सुपर कंडक्टर, तो इंसान की ज़िंदगी सबसे आसान हो जाएगी। तो नॉर्मल तापमान पर, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप क्या होता है? तो 133 केल्विन। वायुमंडलीय दाब पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप 133 केल्विन होता है। अधिकतम ताप वाला अतिचालक एक सेरेमिक पदार्थ है जिसमें मरकरी, बेरिलियम, कैल्शियम, कॉपर तथा ऑक्सीजन शामिल होते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड। नई खोज हुई है, सिरेमिक ऑक्साइड है। अतिचालक की दिशा में हो रहे खोज और अनुसंधान में सिरेमिक ऑक्साइड बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। मृत्तिका युक्त धातुओं पर ही अतिचालकता के प्रयोग किए जा रहे हैं, इनमें सफलता भी मिली है। अतिचालक युक्त मृत्तिकाएं थैलियम, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर ऑक्साइड से युक्त होती हैं। पांचवा क्वेश्चन है, अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन पर ताप पर क्या होगी? ये पूछा है इसने, तो 0 होगी। अर्धचालक जो है, अर्धचालक सेमीकंडक्टर 0 डिग्री केल्विन पर पूछा है, 0 डिग्री केल्विन पर। ऐसे ठोस पदार्थ जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में आजकल यूज होते हैं। इनकी विद्युत चालकता चालक तथा अचालक के बीच होती है, इसे अर्धचालक कहते हैं। परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श चालक, अचालक यानी कि शून्य चालकता की भांति व्यवहार करेगा, बैड कंडक्टर हो जाएगा। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है सी, इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा। इलेक्ट्रॉन्स अपने होल से दूसरे में जाता है, इसी से तो चालकता आती है ना। अर्धचालक सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, तात्विक तथा प्राकृतिक अर्धचालक तथा बाह्य अर्धचालक। तात्विक या प्राकृतिक और अर्धचालक और बाह्य। एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अपदार्थ न मिला हो निज अर्धचालक कहलाता है। इस प्रकार शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन अपनी प्राकृतिक अवस्था में निर्ज अर्धचालक है। इनमें वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉन एवं कोटरों अर्थात होल्स दोनों की गति के कारण होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। प्रतिरोध जब भी होगा तो उसको जब हम गर्म करेंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा।
निकट अतीत में हिग्स बोसोन के कण, ये यूपीएससी क्वेश्चन है, हिग्स बोसोन के लिए पूछा था उसने, काफ़ी टफ क्वेश्चन है ये। निकट अतीत में हिग्स बोसोन कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे हैं। इस कण की खोज का क्या महत्व है? हिग्स बोसोन, हिग्स बोसोन के बारे में पूछा है इसने, तो पढ़ते हैं इसमें क्या है। यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संहित क्यों होती है, मूल कणों में संहित क्यों होती है। मूल कण यानी कि गॉड पार्टिकल, जिससे संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। यह निकट भविष्य में हमें दो बिंदुओं के बीच के भौतिक अंतराल को पार किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पदार्थ स्थानांतरित करनी नहीं। ये तो ब्लैक होल के सिद्धांत में है ना, कि जो ब्लैक होल हैं, जब टाइम स्पेस और जब ग्रेविटेशनल फील्ड, जब ग्रेविटेशनल वेव की हम बात करते हैं, तब दूसरा वाला करेक्ट होगा। हिग्स बोसोन के लिए वो दूसरा करेक्ट नहीं हो सकता, पहला होगा। यह हमें नाभ के विखंडन के लिए बेहतर ईंधन, नहीं नाभ के विखंडन की कोई बात नहीं, केवल 1 होना चाहिए इसका सही उत्तर। देखते क्या है, हाँ केवल 1 होगा। 9वां है, परम शून्य तापमान पर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है संपूर्ण अनंत। रिपीटेड है ये। 10वां है, निम्न से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो ट्रांजिस्टर में अर्धचालक का जब भी नाम है ना, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, जर्मेनियम यही दो होते हैं। अगर जर्मेनियम की जगह यहाँ सिलिकॉन लिखा रहता है ना, तो सिलिकॉन आंसर हो जाता है। सिलिकॉन वैली इसी से सबसे ज़्यादा यूज होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर बनाने के सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है, तो यहाँ जर्मेनियम नहीं सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन हो जाएगा आंसर। कथन कारण है, त्वरित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती। क्यों? क्योंकि कॉपर जो होता है Cu, कंडक्टर ज़्यादा अच्छा होता है। लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थिति में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। दोनों ही कथन कारण दोनों सही है। तरित, बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होती है? विद्युत ऊर्जा होती है। तरित में चार्ज डेवलप हो जाते हैं। नीचे से जो हवा संवहन के द्वारा ऊपर जा रही है, ऊपर जाते जाते ठोस हो जाती है। ऊपर जो ऑलरेडी है बादल, वो भी ठोस अवस्था में है, कणों के रूप में होते हैं, कणों के रूप में। तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होते हैं, जब ये टकराते हैं तो इसी से तरित बनता है। तरित कभी कभी हमारे वायुमंडल के अंदर प्रवेश कर जाती है, कभी कभी होता है ये। तो बी हो जाएगी विद्युत ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक है? तो सिलिकॉन तो है ही, जर्मेनियम है। सिरेमिक्स क्या है? सिरेमिक्स सुपर कंडक्टर है, सिरेमिक्स। 16 नंबर का, निम्न से कौन सा अर्धचालक है? जर्मेनियम। कितने बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 17 नंबर, निम्नलिखित में तत्वों में से कौन अर्धचालक है? तो सिलिकॉन हो जाएगा। 17 का बी हो जाएगा, सिलिकॉन जर्मेनियम दो ही तो पढ़ते हैं हम। भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उनमें ऐसी धातु, ऐसा तत्व निकाल सकते हैं जिनका उपयोग ट्रांजिस्टरों में होता है। इसके निर्यात पर प्रतिबंध उस समय लगाया होगा। इसमें जर्मेनियम होता है। झामा जला हुआ कोयला से जर्मेनियम तत्व निकाले जाते हैं, जला हुआ कोयला से, याद रखना इसको। अगला टॉपिक है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हैं। एक सेट में तो ये हो नहीं सकता, 18 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो खोज है, इधर आविष्कारक के नाम है। तो मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने किया था, ये रट लेते हैं। इसका डी आंसर है, ऊपर 3 वाले रट लेते हैं, चौथा पढ़ लेना। पॉजिट्रॉन की खोज CD एडरसन एवं UF हेस ने किया था, पॉजिट्रॉन की खोज। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत HA बेथे ने दिया था। पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी, ये गलत है, एनरिको फर्मी जी के बारे में पढ़ते हैं। 1938 में अमेरिकी वैज्ञानिक HA बेथे ने बताया कि सूर्य तथा ब्रह्मांड अन्य तारों की खोज ऊर्जा का स्रोत वहाँ होने वाला नाभिकीय संलयन के कारण होता है। नाभिकीय संलयन होता है सूर्य में, नाभिकीय संलयन, विखंडन नहीं, संलयन। मेसान मूल कणों की खोज वर्ष 1935 में वैज्ञानिक हेडकी युवाक ने की थी। पॉजिट्रॉन अभी हमने पढ़ा, किसने की थी? CD एडरसन। पारा यूरेनियम तत्वों के संश्लेषण में एनरिको फर्मी का नहीं, बल्कि GT सीबोर्ग का महत्वपूर्ण योगदान है। ये 2002-2003 में UP PCS और UP लोअर में पूछा था।
इधर मैच करना है, फिर से मैच किए हुए हैं, इनमें बताना कौन से सही सुमेलित हैं। बेल द्वितीय का प्रयोग कृत्रिम बुद्धि गलत है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी डिजिटल क्रिप्टो मुद्रा सही है। ये क्रिस्पर कण भौतिकी गलत है, तो इसका आंसर हो जाए केवल 2। क्रिस्पर का यूज़ किस में होता है? जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग। क्रिस्पर कैंची होता है जीन को काटने का। निम्नलिखित में कौन से सही नहीं है? कैंची किस तरह का? लोहे का कैंची होता है क्या? नहीं, जैविक कैंची होता है, बायोलॉजिकल। तीसरा है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ये तो सही है। किसी परमाणु का नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, ये गलत है। पढ़ लेते हैं कथन से, क्योंकि नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन में दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित होता है। नाभिक का विखंडन कहलाता है किसी परमाणु का टूटना। चौथा है, उसमें कथन कारण है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी। उसे यह विश्वास था कि आइंस्टाइन का नियम फेल हो जाएगा, मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। mc² जो है E बराबर, इसमें क्या है? मास जो है यही तो एनर्जी में बदल रहा है। E बराबर mc² जब भी हम लिखते हैं तो m जो है वो एनर्जी, मात्रा एनर्जी में बदल रहा है। ये रदरफोर्ड जी ने बोला था कि फेल हो जाएगा। अब इतिहास तो विज्ञान का थोड़ी न कोई पढ़ता है, इसका दोनों सही है कथन कारण। पांचवा, निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? तो माइक्रोवेव फोटोन का आविष्कार जो अल्बर्ट आइंस्टाइन को गलत कह सकता है। ये 2009 का क्वेश्चन है। अगला है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन किसको? तो प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा त्वरक उपकरण है, जिसके द्वारा प्रोटॉन, अल्फा कण तथा ड्यूट्रॉन आदि में उच्च वेग उत्पन्न किया जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स है। सातवां, पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं? पीने वाले पानी में गामा की किरणों के लक्षण हैं कि नहीं, मतलब उसमें ऐसे तत्व मिले हैं कि नहीं जिसमें गामा किरण निकलती है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित में किसके से की जा सकती है? तो ये प्रस्फुरण गणक एक यंत्र होता है जिसके द्वारा किया जा सकता है कि इस जल में गामा किरणों की विशुद्धता है कि नहीं। आठवां है, निम्न विकिरण प्रकारों में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो एक्सरे में होगा। क्यों भाई? तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? वाई, एक्स, अल्ट्रावायलेट, विजिबल के बाद इंफ्रारेड के बाद रेडियो, फिर उसके बाद और आएंगे। तो सबसे ज़्यादा एक्सरे में होता है। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? एक्सरे किरणों की होती है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन। सूर्य तथा ब्रह्मांड का अंत तारों में ऊर्जा का स्रोत, वहाँ पर होने वाला नाभिकीय संलयन है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन एवं हीलियम का बना है। इसके भीतर भाग का तापमान 10⁷ डिग्री केल्विन होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से, ठीक है, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया नहीं, नाभिकीय विखंडन गलत। तारे अपनी ऊर्जा निम्न से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। संलयन संयोजन एक ही है, एक ही क्वेश्चन रिपीट है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत होते हैं, क्यों होते हैं? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता रहता है, इसीलिए। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, रिपीटेड क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया, तारों में उत्पन्न ऊर्जा, तो नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन होता है तारों में, इसीलिए बी आंसर हो जाएगा 15 का। 16 है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह जो हम बना के भेजते हैं यहाँ से, तो सौर सेल होता है, सूर्य की एनर्जी से उसको मिलता है। इतनी बार पूछा है ये क्वेश्चन। अगला है, सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से पर विचार कीजिए। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया
एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन में प्रयोग होता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एसी का जनन करती है, जबकि सोलर में डीसी का जनन होता है, ऐसा बोला है। तीसरा है भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है, किंतु प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए नहीं है। इसका आंसर पढ़ते हैं क्या है, केवल पहला सही है, दूसरा तीसरा इसका गलत था। यानी कि प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया में एसी का जनन गलत है और सौर ताप में डीसी का जनन। पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। प्रकाश वोल्टीय में प्रकाश वोल्टीय प्रभाव का प्रदर्शन करने वाले अर्धचालकों द्वारा सौर विकिरण को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, हालांकि प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया दिष्ट धारा डायरेक्ट का डीसी का जनन करती है। सौर तापीय प्रणालियाँ प्रकाश वोल्टीय प्रणाली से भिन्न है, क्योंकि ये सौर ऊर्जा के तापीय ऊर्जा में जनन करती हैं, जिसके आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में किया जाता है। तो इसीलिए गलत था दूसरा तीसरा। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 2020 यूपीएससी का क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने में के लिए हो सकता है और निमज्जनी सबमर्सिबल पंपों के लिए नहीं हो सकता। सोलर ऊर्जा तो सोलर ऊर्जा है ना, उसका प्रयोग तो मैं जिस चीज़ को चलाने में करूं विद्युत वाली, पहला गलत हो गया। सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्रीय पंपों नहीं, किसी भी पंप के लिए हम कर सकते हैं, दोनों ही गलत हैं। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत प्रकाश वोल्टीय इकाइयों में प्रयोग में आने वाली सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सौर ऊर्जा का शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है। यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी डी होगा, दोनों ही गलत हैं। पढ़ लेते हैं क्या है। 2016 ITA सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट टॉप मार्केट रिपोर्ट के अनुसार भारत सिलिकॉन वेफर्स के उत्पादन रैंकिंग में 11वें स्थान पर है। प्रथम 3 स्थान पर चीन, जापान और दक्षिण कोरिया हैं। भारतीय सौर ऊर्जा निगम सेकी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक निगम है। यूपीएससी क्वेश्चन है ना, थोड़ा घुमा के बस पूछा है। इसका उद्देश्य भारत और विदेश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के विकास और कार्यान्वयन के संबंध में एक एकीकृत कार्यक्रम योजना बनाना और निष्पादन करना है। भारत में सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण केंद्रीय विद्युत विनियामक प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, ना कि जो दिया हुआ था आंसर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, भारतीय सौर ऊर्जा निगम नहीं, विद्युत विनियामक प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन किया जाता है, सिलिकॉन। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, सौर सेल होते हैं प्रकाश वोल्टीय सेल। फोटो वोल्टीय सेल संबंधित हैं, सौर ऊर्जा से संबंधित हैं फोटो वोल्टीय सेल। 22 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला विक्रिया सेल्फ सस्टेनेबल चेन रिएक्शन संभव है, क्योंकि अभी इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रत्येक विखंडन प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रियाओं में तुरंत हिस्सा लेते हैं। द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं। सेल्फ सस्टेनेबल क्यों होता है? चौथा स्टेटमेंट है, विखंडन प्रक्रियाओं में निर्मुक्त हर न्यूट्रॉन आगे और विखंडित की शुरुआत करता है। अगर ऐसा होता चौथा स्टेटमेंट वाला, तो ये न्यूक्लियर बम बन जाता। अगर आगे चेन रिएक्शन चलता रहता, एक से एक 3, ठीक है, फिर इससे भी 3, फिर इससे भी 3, यही तो न्यूक्लियर बम में होता है ना, तभी तो अल्पकाल में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। तो चौथा स्टेटमेंट सबसे पहले काट दो, तो सी और डी कट गया, इसका आंसर हो जाएगा बी। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या था, न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रिया में तुरंत हिस्सा लेते हैं, नहीं, ठीक। और इसमें मंदक के रूप में किसका यूज़ किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर है, मंदक के रूप में ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। और भारी जल D2O हाइड्रोजन के ही ये समस्थानिक हैं, ड्यूटेरियम। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है? आणविक भट्ठी है, क्या है? परमाणु को जला के परमाणु रिएक्टर में क्या करते हैं? यूरेनियम डालते हैं और बिजली उत्पादन करते हैं। नाभिकीय संलयन रिएक्टर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय संलयन रिएक्टर, ये यूपीआरओ का क्वेश्चन है। वे भारी नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर काम करते हैं।
साधारणतया उनको टोकामेक डिजाइन होती है, उनकी टोकामेक डिजाइन होती है, बहुत अधिक तापक क्रम पर काम करते हैं। जिस दिन नाभिकीय संलयन से हमने भारत में या दुनिया में कहीं भी बिजली उत्पादन करना शुरू कर दिया तो बिजली के संकट सभी खत्म हो जाएंगे। इसके लिए कौन सा मशीन यूज किया जाता है? टोकामक मशीन। टोकामक मशीन। अभी भी हम नाभिकीय संलयन से बिजली उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दूसरा और तीसरा। विखंडन के सिद्धांत पर कैसे काम करेंगे? जब रिएक्टर का नाम ही संलयन है तो विखंडन तो हो ही नहीं सकता। पहला अगर काटेंगे तो 3 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। तो 25 क्वेश्चन अभी इसमें करें, इस चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स में, और इससे ऊपर वाले चैप्टर में भी हमने काफ़ी क्वेश्चन किए थे। तो चालकता में कितने क्वेश्चन किए थे हमने? चालकता में करीब 18 क्वेश्चन करे थे। ठीक, तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में करेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए। ठीक, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।